नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट पर। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जो कि कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर रे से लिया गया है। प्रश्नावली 1A। तो इसके पूरे प्रश्न मैं हल करके बताने वाला हूं एक ही वीडियो में, और इसके आगे के वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आप सभी को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक सूत्र भी होता है, जो कि मैं आगे क्वेश्चन में लगने वाला है और मैं वहीं पर बताऊंगा। तो इनमें फिलहाल 225 बराबर 135, जो भी बड़ी संख्या होगी उसे पहले लिखेंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो अब इसमें गुणा करेंगे। 135 में इतने का गुणा कीजिए कि 225 से ज़्यादा न हो। तो एक का गुणा करेंगे तो 135 हो जाएंगे, और अब इसमें 135 में कितने जोड़ें कि 225 हो जाए। तो हमें इतने जोड़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो, तो उतने ही हमें जोड़ना है। तो इसमें 90 जोड़ देंगे। तो 90 और 135 225 हो जाएंगे। अब 135 को उठाना है और 90 को उठाना है। इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 135 बड़ा है और 90 छोटा है। अब 90 में इतने का गुणा करना है कि 135 से ज़्यादा ना हो, और जो भी ज़्यादा होंगे उन्हें हम प्लस में लिख देंगे 90 की तरह। तो इसमें हम गुणा एक का करेंगे। एक का गुणा करेंगे तो इधर कितने, 90 में अगर 45 जोड़ते हैं तो 135 हो जाएगा। तो इधर हम प्लस में 45 लिख देंगे। अब 90 और 45 में देखेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो 90 बड़ा है, तो 90 को इधर लिखेंगे, बराबर में 45 लिखेंगे, और 45 में इतने का गुणा करना है कि 90 से ज़्यादा ना हो। और जब तक यहाँ पर प्लस में जीरो नहीं आ जाता है तब तक यही प्रक्रिया करते रहना है। तो इधर देखो, 2 का 45 दूना 90 हो जाएगा, तो प्लस में जीरो आ जाएगा। और जब इधर प्लस में जीरो आ जाता है तो जो ए वाली संख्या है, तो जो 45 है यह एचसीएफ हो जाता है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। अगर इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके पूरे नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो देख लेते हैं बी नंबर सवाल को। तो बी नंबर है, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा। तो हम इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो आपको दिख रहा होगा कि 38,220 196 से बड़ा है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर 196। अब देखते हैं कि 196 में कितने का गुणा करें कि बिल्कुल इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो हम 195 का इसमें गुणा कर देंगे। 195 का 196 में गुणा करेंगे तो 38,220 पूरे आ जाएंगे। तो इधर प्लस में जीरो आ जाता है। ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि 196 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इधर भी लिख सकते हैं कि 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा। तो 867 बराबर 255। अब 255 में इतने का गुणा करना है कि 867 से ज़्यादा न हो। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। जब 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 का गुणा 225 में करने पर 765 आएगा। तो 765 आएगा। तो 765 को आप 867 में से घटा भी सकते हैं। अगर आप 765 को 767 में से 765 को घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 102। 102 आ जाएगा। अब 102 और 255 में देखना है कि 255 में देखना है कि आपको बड़ा कौन है। तो 255 बड़ा है, तो 255 इधर लिख लेंगे, बराबर में
102 लिख लेंगे। अब 102 में कितने का गुणा करें कि बिल्कुल 255 के नज़दीक पहुंच जाए, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा। 204 255 में से 204 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। तो 51 को प्लस में लिख देंगे। अब 102 और 51 में देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो 102 बड़ा है, तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर 51 लिख लेंगे। 51 को इतने से गुणा करना है कि बिल्कुल इसके पास पहुंच जाए, या इसके जो भाग में कंडीशन होती है वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो करनी है, जो इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए या इसके बराबर आ जाए, लेकिन इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 51 दूना 102 हो जाएगा, तो प्लस में इधर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 51 हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 768 और 255 का HCF अर्थात मासा 51 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF ही ज्ञात करना है और इन्हीं के प्रकार से यह भी लगेगा। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन संख्या है और छोटी कौन है। तो 240 बड़ी है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर 228। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, और इसके बाद में 228 में इतने का गुणा करना है कि 240 से ज़्यादा ना हो, तो डेफिनेटली एक ही का करना होगा। अगर 2 का करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही का गुणा करना है। अब 240 में से 228 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 इस प्रकार से लिख देते हैं। अब 228 और 12 में देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 228 बड़ी है, तो 228 को इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर में 12 कर देंगे। अब गुणे इसमें 19 का गुणा कर देंगे, तो 19 का 12 में गुणा करेंगे तो 228 आ जाएगा। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर प्लस में 0 लिख देंगे। तो इसका अर्थ है कि 12 हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 240 और 228 का HCF बराबर 12 है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगा। तो हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं में पहले देखना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हमें दिख रहा है कि 92,690 फर्स्ट पर है, 7,378 दूसरे नंबर पर है और 7,161 तीसरे नंबर पर है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले 92,690 और 7,378 को लेंगे। तो 92,690 बराबर 7,378 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 7,378 में इतने का गुणा करेंगे कि 92,690 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए या इसके बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना है। तो इसमें हम गुणा करेंगे 12 का। हम इसमें 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा आ जाएगा 88,536। 88,536 इसका गुणा आ जाएगा। और इसके बाद में 88,536 को 92,690 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो प्लस में कितना लिखना होगा, 4,154 प्लस में आ जाएगा। अब देखना है कि 7,378 और 4,154 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 7,378 बड़ा है, तो इसे इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में बराबर 4,154। अब इसमें एक का गुणा करेंगे,
क्योंकि 2 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब प्लस में इधर कितना आएगा, तो प्लस में इधर आएगा 3224, 3224 इधर लिख लेंगे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे 4154 में तो वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो 3224 और 4154 में देखना है अब बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो 4154 बराबर 3224। अब 3224 में कितने का गुणा करना होगा, तो 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें इधर प्लस में कितने आएंगे, तो प्लस में इधर आ जाएंगे 930, 930 इधर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे करेंगे 3224 और 930 में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 3224 बड़ा है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे बराबर 930, 930 इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में 930 में कितने का गुणा किया जाए कि 3224 के बराबर हो जाए या इससे थोड़ा कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2790 आ जाएगा। 2790 को 3224 में से घटाना है, 2790 को 3224 में से घटाना है, तो कितना आएगा, 434 आ जाएगा। अब 434 और 930 में से देखना है कि बड़ा कौन है, तो 930 बड़ा है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे और 434 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 434 में कितने का गुणा करें कि 930 से ज़्यादा न हो, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 868। 868 को 930 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 62 आएगा, तो इधर प्लस में 62 लिख देंगे। अब 62 और 434 में देखना है कि बड़ा कौन है, तो 434 बड़ा है, 62 छोटा है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। और 62 में कितने का गुणा किया जाए कि इधर 0 आ जाए, मतलब है कि या तो 434 के बराबर आ जाए या इससे छोटा रहे, तो इसमें हम 7 का गुणा करेंगे। जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 434 आ जाएगा, तो प्लस में इधर 0 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि 62 हमारा HCF हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 92,690 और 7,378 का HCF 62 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस 62 को और इस छोटी वाली सबसे जो थर्ड नंबर पर संख्या थी 7161 को लेंगे और यही प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा करेंगे। तो 7161 को लेने पर तो 7161 बराबर 62। अब 62 में कितने का गुणा करें, 62 में कितने का गुणा करना होगा कि 7161 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए या इसके बराबर हो जाए, तो इसमें करेंगे 115 का गुणा। तो 115 का इसमें गुणा कर देंगे और प्लस में कितना आएगा, प्लस में 31 अर्थात 31 बचेगा। अब 62 और 31 में देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो 62 बड़ा है तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 31 छोटा है तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 31 में 2 का गुणा करेंगे तो 62 आ जाएगा, अर्थात इधर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा HCF इसका क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 7161 और 62 का HCF 31 है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में
जब इसका फाइनली 31 रिजल्ट आया है तो हम यह भी लिख सकते हैं कि अतः 92,690 कामा 7,378 कामा 7,161 का HCF बराबर 31 है। जो फाइनल में आया है वही इन तीनों का रिजल्ट हो जाएगा, वही इन तीनों का मासा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए HCF की दो विधि है। एक तो यह जो मैं आपको बता चुका हूँ 3 क्वेश्चन में, और यह जो एक मैं अब बताने वाला हूँ। आप दो विधि में से किसी भी एक विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यह विधि इसी प्रकार से है कि आप 306 को इस प्रकार से लिखेंगे और भाग की तरह ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद में 306 का इसमें भाग करना है और उसके बाद में जो भी शेषफल आएगा वो इधर लिखना है। जो भी शेषफल आएगा वो लिखते जाना है। तो देख लेते हैं कि 306 का कितने 306 का कितनी बार 1314 में जाएगा। तो इसमें 4 बार हम भाग करते हैं। तो जब चार बार भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1224। अब 1224 को 1314 में से घटा लेना है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में 11 में से 2 गए तो 9 आ जाएगा और इधर तो 2 ही बचेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो इधर समझ लो कुछ नहीं आएगा। अब 90 को इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। और 90 से अब 306 में भाग करना है। 306 में भाग करना है 90 से। तो अब 90 का कितनी बार 90 को गुणा करें कितने से कि 306 के बराबर पहुंच जाए या 306 ही आ जाए, 306 के करीब पहुंच जाए। तो हम 3 से गुणा करेंगे। तो जब 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 अर्थात 270 आ जाएगा। और 270 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और 30 में से 27 जाएंगे तो 3 36 आ गया। अब 36 से 90 में भाग करेंगे। ये 90 इधर उठा के रख लिए। अब 36 इसमें 2 का भाग करेंगे, 36 को 2 बार गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। तो आप 72 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 90 में से 72 को घटाएंगे तो 10, इधर से एक हासिल लेंगे तो इधर हो जाएगा 10 और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और इधर बचेंगे 8, 8 में से 7 जाएगा तो 18 बचेंगे इधर। अब 18 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 36 को उठाकर इधर रख लेंगे। अब 36 में 18 का भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे 36 में तो 2 बार जाएगा। 18 दूनी 36 तो इधर 0 आ जाएगा। जब तक 0 नहीं आया तब तक करते रहना है आपको इसी प्रकार से। और जब 0 आ जाए तो समझ जाए कि ये जो लास्ट में जिससे भाग किया है वही HCF होगा। तो इधर लिख सकते हैं कि 306 और 1314 का HCF बराबर 18 है। तो इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसी को भी इस प्रकार से लिख लेना है 963, ठीक है। अब 657 का एक ही बार जाएगा, 2 बार या 3 बार तो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से लिख लेना है। अब 657 को इस प्रकार से लिख लेंगे और इधर घटा लेंगे तो 1300। आपको बताना भी है कमेंट में कि कौन सी विधि आपको सरल लगी। तो इधर से एक हासिल लेंगे तो इधर 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे तो इधर 6 बच जाएंगे। अब इधर 5 होंगे तो इधर 0 आ जाएगा और इधर 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इधर 306 बच जाएंगे। 306 को इस तरीके से लिख लेना है
और 657 को इस तरीके से इधर उतार लेना है। अब 306 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 का नहीं होगा और 2 का हो जाएगा, तो 2 बार करेंगे। तो इधर 306 दूना 612 हो जाएगा। तो 612 को इस प्रकार से लिख लेंगे और घटाएंगे तो इधर 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 5 में से 1 जाएगा 4 और इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि 6 में से 6 चला जाएगा। अब 45 को इस प्रकार से लिख लेना है और 612 को इस प्रकार से यहाँ से उतार लेना है। तो 306 को इस प्रकार से उतार लेना है। 306 को इस प्रकार से उतार लेना है। ठीक है। अब 45 का 300 इस प्रकार से 45 को लिख लेना है और 306 को इस प्रकार से उतार लेना है। ठीक है। अब 45 का कितनी बार आप गुणा करेंगे? तो 45 का 6 बार गुणा करेंगे। तो 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 90 तो हो जाएगा 270, 270 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 270 लिख लेंगे। अब घटा देंगे 6 और 10 में से 7 जाएगा 3 तो 36 हो जाएगा। अब 36 इस प्रकार से लिख लेना है और 45 इधर लिख लेना है। ठीक है। तो अब 36 का एक ही बार इसमें जाएगा। अब 36 को इस प्रकार से लिख लेंगे और घटा लेंगे। 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब 9 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 36 को इधर से उठाकर इधर लिख लेंगे। अब 9 चौक 36 तो इधर 4 बार जाएगा और इधर 36 इधर 0 आ गया। तो इसका HCF 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे कि 657, 963 का HCF बराबर 9 है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, एक और इसी प्रकार से देख लेते हैं। तो 90 को इस प्रकार से लिख लेंगे और 144 को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो वैसे मुझे ये विधि सरल लगती है, तो आप लोग बताना कमेंट करके कि कौन सी विधि आपको सरल लगी। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 90 इधर लिख लेंगे। अब घटाएंगे, 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 14 में से 9 जाएगा तो 5, इधर 54 आ जाएगा। अब 90 को उठाकर इधर लिख लेंगे। तो 90 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इधर भी एक ही बार जाएगा तो 54 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, इधर 8 बचेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा। अब इधर 54 को उठाकर रख लेंगे। तो 54 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इधर भी एक ही बार जाएगा तो 36 को फिर इस प्रकार से लिख लेंगे और घटा लेंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 18 आ जाएगा। अब 36 को इस प्रकार से इधर लिख लेंगे। अब इधर 2 अर्ध चला जाएगा, 18 दूनी 36 तो इधर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब है कि HCF इसका 18 हो जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे कि 90, 144 का HCF बराबर कितना है? 18 है। तो 18 है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से आपको देखना है। ये 2-3 क्वेश्चन इस एक ए में है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आने के इन्हीं के पूरे चांस होते हैं। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात जो कोई भी है धनात्मक है और विषम है, तो आपको सम विषम जो संख्याएं हैं या धनात्मक और जो भी भाज्य अभाज्य जो भी संख्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मेरे इस चैनल का पहला वीडियो डिवाइड रूल पर ही है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो 6Q+1 या 6Q+3 या
6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, अर्थात कोई q पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है वो क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह इसका सूत्र होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई a या x कुछ भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और b बराबर 6 है, अर्थात इधर b लिखेंगे क्योंकि ये देखिए कि BQ+1 अर्थात 1 R को समझ सकते हैं, 3 R को समझ सकते हैं, 5 R को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ b बराबर या तथा b बराबर 6 है, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो अब लिखेंगे R बराबर 1 2 3 4 5 के क्रमशः a बराबर 6q+r, ठीक है। तो इस समीकरण में r के इतने मान रखने हैं, ठीक है। तो एक एक करके रख लेते हैं। तो पहले 0 रखेंगे, ठीक है। तो पहले 0, इधर 0 भी लिख लेते हैं कि 0 रखेंगे। तो पहले 0 रखेंगे कि a बराबर 6q+0, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 6q आएगा जो कि 6 से विभाज्य है, और 6 से जो विभाज्य है अर्थात सम संख्या से विभाज्य है उसे क्या कहेंगे, अर्थात सम, ठीक, सम है। अब एक को रख कर देखेंगे, a बराबर 6q+1, तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह जो विभाज्य जो भी कि विभाज्य है, ठीक है। और इसके बाद में 6q+2, ये जो ये सम है अर्थात विभाज्य है और यह विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 2 रखेंगे, a बराबर 6q+2, जो अर्थात 8 हो जाएंगे। तो 6 से सम संख्या से विभाजित तो ही हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद में a बराबर 6q+3 रखेंगे, तो जो कि 6 3 9 हो जाएगा, सम संख्या से नहीं कटेगा, तो विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है आपको। अब a बराबर 6q+4, 4 को रखेंगे जो 2 से विभाज्य है, ठीक है। ये सब 2 से विभाजित हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप, ठीक है।
तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब a बराबर 4 एक बचा है, उसे भी a बराबर 6 प्लस इधर 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो 2 से विभाज्य, नहीं राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है तो उसे मैनेज कर दीजिए। और इसी प्रकार से आपको लगाना है। तो इधर लिख देंगे कि यदि e बराबर 6q या 6q+2 या 6q+4 हो तो ये संख्या सम धन पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और उसके बाद में जबकि 6q+1 6q+3 और 6q+5 विषम धन या हों तो ये संख्याएं विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो अब 8वां क्वेश्चन आ चुका है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं, तो इसे बताना है। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या लिखनी है। तो पहली टुकड़ी में 616 और दूसरी टुकड़ी में 32 जवानों की संख्या है। तो लिख लेते हैं कि पहली टुकड़ी में जवानों तो और दूसरी, तो पहली है 616 और दूसरी है 32, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। तो अब 616 बराबर 32 गुणे
अब 32 में कितने का गुणा करेंगे, 616 हो जाए या 616 से थोड़ा कम रहे और मतलब ज़्यादा ना हो, तो हम 19 का गुणा कर देंगे और 19 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 608 आ जाएगा। तो इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 616 हो जाएगा। अब 32 और 8 में देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, तो 32 बड़ी संख्या है, मैं बता चुका हूँ पहले, और 8 छोटी है। तो 8 में अब 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चक्कू 32 से या 4 अट्ठे 32, तो इधर 0 आ जाएगा, अर्थात इसका HCF 8 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF 8 आ जाएगा, अर्थात इधर शेषफल और भाजक, ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, और 616 तथा तथा का 8 होगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं इधर कि अतः अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सवाल। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इन क्वेश्चनों में आपको मजा आने वाला है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार से लिख लेंगे कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर क्या लेंगे, 3q ले लेंगे। तो x बराबर 3q इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनका वर्ग करेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, क्योंकि x को कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, तो इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे, और जब 3q का वर्ग करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब बराबर 3 बाहर निकाल लेंगे या कॉमन ले लेंगे, तो इधर 3q स्क्वायर बचेगा। अब इसे 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, अर्थात इस प्रकार से जैसे कि जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, जब इस जगह पर m रख देंगे तो 3m हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर बराबर 3m। तो यह हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, और क्या रखेंगे, 3q प्लस 1 रखेंगे। यदि 3q प्लस 1, ठीक है, अब इसमें भी x बराबर, तो इसमें भी अब वर्ग करेंगे, तो 3q का वर्ग हो जाएगा, इनका दोनों का वर्ग हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है वह सूत्र लगेगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो वो सूत्र लगा देंगे इधर। a स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, अर्थात a b और 2 ये वाला। ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन्हें सही से लिख लेते हैं। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6q प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनमें से 3 का लासा ले लेंगे। ठीक है, 3 लासा ले लेंगे इधर, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, लासा ले लेंगे और एक प्लस में बाहर रहेगा। ठीक है, और अब हम इतने को m मान लेंगे। ठीक है, इतने को m मान लेंगे। तो इतने को जब m मान लेंगे, जैसे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, इस प्रकार से जब मान लेंगे तो इधर क्या बचेगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ठीक है, इधर बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1। ठीक है, अतः लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं 9वां सवाल। और अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस 9m की जगह पर हम 3m मान लेंगे या 3q मान लेंगे। ठीक है, और 3m को 3q मान लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ही लाना है सिद्ध करके। तो इसे मान लेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसे मान लिया। और अब मान लेंगे, अतः इसे मान लेंगे 3q और इसे मान लेंगे 3q प्लस 1 और इसे मान लेंगे 3q प्लस 2। ठीक है, क्योंकि इधर घन की बात कर रहा है, ये घन की बात कर रहा है। और घन और वर्ग आप लोग समझते होंगे कि इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग 2 का आएगा 4 और 2 का घन आएगा, घन में क्यूब होता है ऊपर, तो 2 का आएगा 8। तो 8 की जगह पर हम 2 कर लिए हैं और बाद में इधर 8 ही आएगा आंसर में जब हम सिद्ध करेंगे। तो अब देख लीजिए कि किस प्रकार से करते हैं। तो सर्वप्रथम हम x बराबर 3q लेंगे। ठीक है, अब 3x का, जो कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो इधर बराबर वाले के 3q भी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब 3 का क्यूब होगा तो क्या होगा, x क्यूब बराबर 3 तियाँ 9 तियाँ 27 x क्यू u क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब x क्यूब बराबर इधर 9 लासा ले लेंगे तो 9 तियाँ 27,
ये आ जाएगा 3q और इसका 3 घात हो जाएगा ऊपर, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ लिख लेंगे क्योंकि इतने को m मान लेंगे, जहाँ 3uq बराबर m। ठीक है, तो इधर m हो जाएगा तो 3q बराबर 9m। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसे आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं। इसके बाद में अब हम लेंगे, इधर हम ले लेंगे दूसरा क्या था, 3q प्लस 1, ये ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर, अब x का घन करेंगे तो फिर इसका भी घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी घन करना पड़ेगा। तो अब इसका एक सूत्र लगेगा, जो देख लीजिए, मैं इधर ही लिख देता हूँ सूत्र। a प्लस बी का क्यूब बराबर, इसका जो सूत्र होता है 3a स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो ये सूत्र होगा इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्यूब, होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, बी क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र होगा इसका। अब इस सूत्र के अनुसार इसे तोड़ लेंगे। ठीक है, तो a क्यूब का मतलब है कि 3q का क्यूब, अर्थात 3 तियाँ 9 तियाँ 27। ठीक है, 27 क्यूब। उसके बाद b अर्थात 1 का क्यूब, 1 का क्यूब एक ही रहेगा, चाहे उसका क्यूब करो, फोर्थ करो या फिफ्थ करो, कुछ भी 10 भी कर दोगे, वो एक ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 गुणे a क्यूब का मतलब है कि 3 तियाँ 9, 9 स्क्वायर। ठीक है, और गुणे 1 b प्लस 3 और इधर a, तो इधर हो जाएगा इंटू 3q, और उसके बाद में b स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर करोगे, एक ही रहेगा। तो अब 27 क्यूब प्लस 9 तियाँ 27 स्क्वायर और प्लस 3 तियाँ 9 क्यूब। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे 9। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया, तो 9 तियाँ 27, और पहले इसे सही कर लेते हैं। तो इधर पहले ये क्यू वाले पास पास कर देंगे, तो 27 क्यू प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और अंत में ए प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अब इधर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्यू, उसके बाद में 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इतना क्यू सिर्फ, और एक बचा है प्लस में, तो इधर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब जहाँ 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 बराबर m, तो उधर क्या हो जाएगा, बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर m आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेंगे, अब थर्ड वाला लेंगे, x बराबर 3q प्लस 2 वाला। अब इधर भी x का घन करना होगा, तो इधर भी दूसरे पक्ष का घन हो जाएगा। अब इसी सूत्र द्वारा इसे भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले तोड़ के बता चुका हूँ, वैसे ही आप भी कर लेंगे, तो इसमें मैं समझाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा। तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब
स्क्वायर प्लस 36 क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और इधर क्या बचेंगे 8, अर्थात ए सही करेंगे तो 27 क्यू यू के ऊपर 3 घात रहेगा, और ए 8 सबसे लास्ट में चला जाएगा, जैसे कि पहले एक चला गया था, और एक क्यू वाले पहले आ जाएंगे, ठीक है। पहले 27 रहेगा, फिर 54 रहेगा, और उसके बाद में 36 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, और ए 8 बाद में चला जाएगा, तो इसे प्लस में 8 इधर कर देंगे, ठीक है। और अब जहाँ जहाँ, ठीक है, इस जगह पर एम आएगा, इसे एम के बराबर मान लेंगे, जैसे कि पहले भी मानते रहे हैं, प्लस 4 क्यू बराबर एम, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम एम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, बराबर बराबर 9 और 9, और इसकी जगह पर एम और प्लस 8, तो वही सिद्ध होके आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए 9m कामा 9m प्लस 1 और कामा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 10वां सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं 11वें की तरफ। तो अब ये 11 क्वेश्चन 441 कामा 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए कि आप इस प्रकार करेंगे इसे, कि इसे मान लेते हैं ए बी सी, या मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। तो कौन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा 441 है, और उससे बड़ा 567, और सबसे बड़ा 693 है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले 441 और 567 का करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 441 का ही 693 के साथ इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर इन जो भी आएगा उसका HCF जो लास्ट में आएगा वही इन तीनों का HCF होगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे इन दोनों में बड़ा है, ठीक है, तो उसे लिख लेना है, ठीक है। जो दो में करते हैं, जो जिन दो का HCF निकालते हैं, उन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है और उनमें से छोटा कौन है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा 567 है और छोटा 441 है, ठीक है। अब 441 में कितने का गुणा करें कि 567 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे 441 में, ठीक है। तो कितना बचेगा, तो जितना बचेगा उतना प्लस में लिख देना है, ठीक है। तो 126 बचेगा, ठीक है। अब 126 और 441 में देखना है बड़ा कौन है, तो 441 बड़ा होगा, यहाँ की संख्या हमेशा बड़ा आएगी, ठीक है, बराबर 126। अब 126 में कितने का गुणा करें कि 441 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 का गुणा कर देंगे इसमें 126 में, तो 4 छक्के 24, और 4 दूनी 8 2 10, और 504 आ जाएगा, ठीक है। वो 504 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये गड़बड़ हो गया, तो इसे इस तरीके से काट देंगे। पहले इन दोनों का बड़ा बड़ा का लेंगे, और 567 और 693 का लेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो भी आएगा उसका और 441 का लेंगे, ठीक है। तो 693 बराबर 567, ठीक है। अब 567 में गुणा करेंगे 1 का, ठीक है।
तो बचेंगे 126। ठीक है, अब 567 और 126 का करेंगे। 567 बराबर 126। अब 126 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 छन के 24 के 4 और 4 दूनी 8 और 2 हासिल वाले 10, 10 का जीरो और 4 एक 4 एक 5 मतलब 504। तो 504 को 567 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। तो 63 को हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब 63 और 126, तो 126 बराबर 63। अब 63 में कितने का गुणा करेंगे? तो 63 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 63 दूना 126 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का मासा कितना आएगा? तो लिख देंगे कि 693 कामा 567 का मासा या का HCF कितना आएगा? 63 आएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में अब 63 और 441 का करेंगे। इसके पहले इसका इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा वो, शायद तीसरे चौथे नंबर पे था। और इसके बाद में अब 441 बराबर 63। ठीक है, अब 63 में कितने का गुणा करना होगा? तो 7 का गुणा करना होगा। 63 सत्ते 141 हो जाता है, इधर 0 आ जाएगा, अर्थात यह एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। अब इसका 441 कामा 63 का HCF क्या आएगा? तो HCF इसका भी 63 आ जाएगा। जब दोनों तरफ 63 ही आ रहा है तो इसका आंसर 63 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 693 कामा 567 कामा 441 का HCF बराबर 63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप भी इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हल करेंगे। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? ये बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो इधर जो ये वाला ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये BQ आपको दिख रहा होगा कि ये इसी रूप में लिखा हुआ है BQ प्लस R। ठीक है, और यह BQ 4Q ये BQ के रूप में लिखा हुआ है। तो ये B वाली ये B बराबर 4 है। तो हम इधर स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि B बराबर 4 है। ठीक है, तो ये हम लिख भी देंगे। और इससे पहले इसका पूरा सूत्र जो है वो 0, ठीक है, 0 से बड़ा R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। ठीक है, तो R का इतना मान लेंगे कि वो B से ज़्यादा ना हो। तो R का कितना मान ले सकते हैं? तो चूंकि R का मान ले सकते हैं 0, 1, 2 और 3 तक ले सकते हैं, क्योंकि B 4 ही है, तब इससे 3 कम ही लेंगे ना। तो अब देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और अब समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, तो 1 में क्या है? B बराबर 4 रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो A बराबर जब 4 रखेंगे तो 4Q प्लस R। ठीक है, तो अब R बराबर 0 रखेंगे। R बराबर 0 तब ठीक है, तब क्या होगा कि A बराबर 4Q प्लस 0। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? 4Q आ जाएगा, अर्थात A बराबर 4Q। ठीक है, तो A बराबर
जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो इसका किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे, ए का वर्ग करेंगे तो इधर 4 का भी वर्ग हो जाएगा। जब इसका वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। अब r बराबर 1 रखेंगे। यह भी इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर 9वें क्वेश्चन में जो मेथड बताया है उससे भी आप लगा सकते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। तो आप चाहें जो जो भी आपको सरल लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो तब ठीक है, r बराबर 1 रखेंगे तब, तो a बराबर 4q प्लस 1, ठीक है। तो अब इनका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र के अनुसार इसे तोड़ लेते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब है कि 4q का स्क्वायर प्लस 4q गुणे गुणे 1 प्लस बी का अर्थात 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4q का स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q और प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो इधर 1 इधर इधर ही इतना 4 जब कॉमन, यार क्या हो रहा है ये, तो 4 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 4q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q, इतना बचेगा प्लस 1, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, ठीक है। अब r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 तब, ठीक है। ये आप जहाँ r बराबर 2 तब, ठीक है। तो a बराबर 4q प्लस 2 रखेंगे, ठीक है। अब a का स्क्वायर करेंगे तो इधर 4q प्लस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्ग करना है, ठीक है। अब इसी सूत्र के अनुसार इसे भी तोड़ लेंगे, मैंने पहले तोड़कर आपको दिखाया है तो इसे मैं तोड़कर नहीं दिखाऊंगा, आपको अपने खुद से ही कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसे डायरेक्ट ही लिख दूंगा। तो इधर 16 ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, ठीक है। अब इसमें भी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब r बराबर 3 रखेंगे तब, ठीक है। तो a बराबर 4q प्लस 3, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से इसे भी तोड़ेंगे तो इसे भी हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे क्योंकि पहले मैंने r बराबर 3 जिसमें रखा है उसमें तोड़कर बताया है अच्छे से, तो आप समझ गए होंगे। तो इसे हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो a बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 और प्लस 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लेंगे 4, तो 4 इसमें कॉमन लेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 4 छंग 24 होते हैं तो 6 और प्लस 2, ठीक है। तो इतना कॉमन ले लेंगे और इधर बचेगा प्लस में 1, इसे समीकरण नंबर 5 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 2 से, ठीक है। तो अब आप किस तरीके से लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है। 2 से क्या करेंगे कि 2 समीकरण क्या था, 16q स्क्वायर था, ठीक है। तो 16q स्क्वायर को 4q स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो इतना बचेगा। अब इतने के बराबर m कर लेते हैं
लिख देंगे कि जहाँ 4q² बराबर m, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4m, ठीक है। तो इतना आ गया। तो अब समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या था, समीकरण नंबर 3 था 4q² प्लस 2q, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। तो अब इतने के बराबर m रख देंगे कि जहाँ 4q² प्लस 2q, ठीक है, बराबर m, ठीक है। तो 4m प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब समीकरण नंबर 4 देख लेते हैं। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 क्या था, समीकरण नंबर 4 था 4 और कॉमन लिया था 4q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो इतने के बराबर m रख देंगे। तो जहाँ लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, जहाँ 4q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो इसकी जगह पर m आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर 4m, ठीक है। और अब समीकरण नंबर 5 देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 5, ठीक है, तो समीकरण नंबर 5 क्या था, 4 कॉमन लिया था और 4q² प्लस 6q प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 था, ठीक है। तो इतने के बराबर m आ जाएगा। तो लिख देंगे कि जहाँ 4q² प्लस 6q प्लस 2 बराबर m, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। अब इसकी जगह पर ये m आ जाएगा, तो 4m प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसकी जगह पर लिख भी सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ। तो 420 सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है 180। तो 180 से सबसे पहले 378 में HCF निकालेंगे और फिर 180 और 420 का HCF निकालेंगे और दोनों का जो HCF आएगा फिर उनका HCF निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो आएगा वही हमारा रियल में या सही HCF होगा। तो देख लीजिए। तो सबसे पहले 180 और 378 का HCF निकालेंगे कि जैसा कि 378 ज़्यादा है 180 से, तो इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 360, ठीक है। और इधर है 378, तो इधर कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। तो 18, इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और वो भाग की तरह जो भी मैंने बताया था उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं निकालने के, ठीक है। मैं इस तरीके से आप निकाल कर बताता हूँ, उस तरीके से आप भी समझ लीजिएगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैंने उस तरीके से भी बताए हैं, ठीक है। तो अब 18 बचेगा। अब 180 और बराबर 18 लेंगे, ठीक है। तो 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि 18 दहा में 180 होते हैं, इधर प्लस में 0 आ जाएगा। तो इसका HCF 18 आ गया, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं कि 378, 180 का HCF 18 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद
अब निकालेंगे 180 और 420 का, तो 420 और बराबर 180। अब इसमें करेंगे 3 का गुणा, ठीक है। तो 18 कमा 18 छत्तीस, 18 इसमें भी 2 का ही गुणा करना होगा, ठीक है। तो इसमें प्लस में कितने बचेंगे, प्लस में कितने बचेंगे, 80 दूना 160 और 160 उधर 40 बचेंगे और 20 ज़्यादा है तो 60 60 बचेंगे, ठीक है। अब 180 और 60 का करेंगे, 180 बराबर 60। अब 60 का 2 बार इसमें गुणा करेंगे, 60 दूना 120 और 3 बार करेंगे और छतियाँ 18 180 हो जाएगा, इधर प्लस में 0 आ जाएगा, तो इसका भी HCF क्या आएगा, इसका HCF 60 आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इधर कि 420 कामा 180 का HCF बराबर 60 है, ठीक है। तो इधर इस प्रकार से लिख देंगे। अब 60 और इधर कितना 18 आया, इनका HCF निकाल लेंगे, हमारा HCF आ जाएगा। तो इधर 60 बराबर 18, ठीक है। अब 18 में 3 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, ठीक है। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 6, तो 6 का गुणा करेंगे। तो अब 18 बराबर 6 लिखेंगे, ठीक है। 18 और 6 का करेंगे क्योंकि इधर 0 तो आया नहीं, तो अब 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 18, तो इधर 0 आ जाएगा, तो इसका HCF क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात, लिखकर दिखा देते हैं, अर्थात 180 कामा 378 कामा 420 का HCF बराबर 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप आगे तैयारी करेंगे उसके लिए भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो वो देख लीजिए। इन तीनों को, इन जो जो भी ये तीनों संख्या दी हैं, जो भी शेषफल दिए हैं, ठीक है। तो जो भी ये संख्या दी हैं उनसे शेषफलों को घटाएंगे। तो ये संख्या कितनी है पहले लिख लेते हैं कि ये संख्या 398 और 436 और 542 हैं, ठीक है। अब इनमें से घटाएंगे कि 7, 11 और 15 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 398 में से 7 जाएंगे 391 आ जाएगा, इधर 436 में से 11 जाएंगे तो इधर 5 और इधर बचेंगे कि 2 और इधर 4, 425 आ जाएंगे, और इधर वही 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और इधर 3 और 5, 337 आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी 327 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि यूक्लिड, इसे इस प्रकार से ही करना है, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लें। और तो अब इन्हें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इनका HCF, और जो इनका HCF आएगा वही इनका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 425 और 391 का निकालेंगे और उसके बाद में 425 और 527 का निकालेंगे, ठीक है। तो 425 जो कि बड़ा है 391 से, तो 425 बराबर 391, इधर 1 का ही गुणा करेंगे तो प्लस में इधर कितने आ जाएंगे 9 और इधर 25 हैं तो 34 आ जाएंगे, ठीक है। सही है ना। अब
391 बराबर 34। अब 34 में कितने का गुणा करना होगा, तो 34 में 11 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 11 का गुणा कर देंगे तो इधर 17 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 17 बच जाएगा। अब 34 बराबर 17 कर लेंगे, तो 17 में कितने का गुणा करना होगा, तो 17 में 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो इधर प्लस में 0 आ जाएगा, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हम इधर लिख भी सकते हैं कि 425 कामा 351 का जो HCF है वो 17 है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि 425 और 527 का देख लेते हैं। ठीक है, तो 425 और 527, ठीक है, ये बड़ा है 425 से। ठीक है, तो 527 बराबर 425। ठीक है, 425 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा, 102 बच जाएगा। ठीक है, तो अब 425 बराबर 102। ठीक है, तो इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 408 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 17। ठीक है, तो 17 बच जाएगा। अब 102 और बराबर 17। अब 17 में कितने का गुणा करेंगे, तो 17 में 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि 17 6 का 102। अब प्लस में इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद में इधर HCF 17 हो जाएगा। तो यह भी लिख सकते हैं कि 425 और कामा 527 का HCF बराबर 17। तो लिख सकते हैं कि अतः दोनों परिस्थितियों में HCF 17 आया है। और 15वां क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1A का, प्रश्नावली 1A का। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ये भी लगेगा कि जो ये शेषफल दिए हैं, शेषफलों को संख्याओं से घटाना होगा। तो लिख लेते हैं कि शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर, ठीक है, तो 2053 और 967 माइनस 5 और 7। ठीक है, जब इन्हें घटाएंगे तो क्या आएगा, 2048 आएगा और इधर आएगा 960। ठीक है, अब इन्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हल कर लेते हैं। तो चूंकि बड़ा कौन है, 2048 बड़ा है 967 से। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, तो 2048 बराबर 967 960। ठीक है, इधर भी 60 ही आएगा क्योंकि 67 में से 7 घट जाएगा। तो अब इसमें कितने का गुणा करना होगा, तो इसमें 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो 2 का जब गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 2020 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना जोड़ना होगा, ये आ जाएगा 96। ठीक है, तो 1920 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 128। ठीक है, अब 960 बराबर 128, ठीक है, गुणे 7। ठीक है, तो इधर प्लस में आ जाएंगे 64। ठीक है, अब इतने बता चुका हूँ तो आपको समझ में तो आ ही चुका होगा। अब 128
बराबर 64। ठीक है, अब 64 में कितने का गुणा करना होगा, 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि 64 दूनी 128 होता है, प्लस में इधर जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि यह शेषफल शून्य है और भाजक 64 है, अतः बड़ी संख्या 64 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी प्रश्नावली 1A को समाप्त कर सकते हैं या अच्छे से लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और डेली इसी समय पर वीडियो अपलोड होता है, तो कल एक बी अपलोड होने वाला है, तो आप इसे देखकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।